Assalamualaikum students, hope you are doing great. Welcome to Akazmi Academy. It's Akazmi this side, your teacher. So students, आज हम हम कैट का लास्ट ईयर का जो पास पेपर है वो डिस्कस करने वाले हैं. इसमें आपको पता है कि 4 सेक्शंस होते हैं जिसके अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग होती है. सही है. हर एमसीक्यू और हर पोर्शन का जो है वो क्राइटेरिया अलग होता है. लाइक बायोलॉजी की बात करें तो ये हमारे पास तकरीबन 65% जो है वो टेस्ट बायोलॉजी पे बेस कर रहे होते हैं. तो आपकी बायोलॉजी का पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. तो पहले बायो के ही एमसीक्यूज मोस्टली दिए जाते हैं. 81 एमसीक्यूज अप्रॉक्सीमेटली बायो के होते हैं जो कि आपको सॉल्व करने होते हैं. इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो फर्स्ट एमसीक्यू में वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इन द बॉडी ऑफ एनिमल इज लिपिड बेस्ड इन नेचर. ठीक है, वो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा हार्मोन है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कि लिपिड बेस्ड इन नेचर है. अब हार्मोन्स के बारे में हम सबको पता है कि दे आर बेसिकली प्रोटीन्स, बट उनकी जो बेसिक नेचर होती है वो वेरी करती है. कुछ लिपिड बेस्ड होते हैं, ठीक है, कुछ प्रोटीन बेस्ड होते हैं या पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, कुछ स्टेरॉइड बेस्ड होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर यू कैन से नेचर. अब यहाँ पे ऑप्शंस में देखें तो उसने इंसुलिन दिया हुआ है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन दिया हुआ है. अब इंसुलिन और ऑक्सीटोसिन दोनों हार्मोन्स जो है ना ये पेप्टाइड बेस्ड हार्मोन्स हैं. ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो जाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकते, तो इनको हम निकाल देंगे. पीछे रह गया एफएसएच एंड एल्डोस्टेरोन. अब एल्डोस्टेरोन की बात करें तो एल्डोस्टेरोन इज मेजरली लिपिड बेस्ड हार्मोन जो कि हमारे किडनी एसोसिएटेड हार्मोन है. ठीक है, किडनी की जो फंक्शनिंग है उससे रिलेटेड होता है एल्डोस्टेरोन, और इट्स टिपिकली स्टेरॉइड इन नेचर और होता ये कलेक्टिवली यू कैन से कि लिपिड बेस्ड नेचर है. अब एफएसएच की बात करें तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ना ये बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड से एसोसिएटेड होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन होती है, वो उसकी स्टिमुलेशन करवाते हैं, देन ये रिलीज होता है. इट्स रिलेटेड टू फॉलिकल्स, और ये हमारे पास मेल और फीमेल दोनों में रिलीज करवाया जाता है. ये यू कैन से इट्स रिप्रोडक्टिव हार्मोन एंड सोलली स्टेरॉइड इन नेचर. ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेरॉइड की तरफ चला जाता है. अब स्टेरॉइड की अगर हम बात करें तो स्टेरॉइड इटसेल्फ लिपिड की एक टाइप है. अब यहाँ पे उसने स्टेरॉइड नहीं मेंशन किया, वो उससे सोलली मेंशन किया कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि लिपिड बेस्ड इन नेचर है. अब देखने को एफएसएच भी लिपिड बेस्ड इन नेचर है, लेकिन क्योंकि ये एसोसिएटेड है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड से, और इसको स्टिमुलेट ये यू कैन से इसको रिलीज करवाने के लिए स्टिमुलेशन रिक्वायर्ड होती है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड ही करवा रहा होता है, तो हम इसको यहाँ पे सूटेबल ऑप्शन कंसिडर नहीं कर सकते. पीछे हमारे पास एल्डोस्टेरोन ही रह जाएगा, सो दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. द फर्स्ट वन का ऑप्शन डी होगा, दैट इज एल्डोस्टेरोन. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस पेयरिंग मेंटेन्स द कांस्टेंट डायमीटर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स एज पर वाटसन एंड क्रिक मॉडल. अब वो कह रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी बेस पेयरिंग है जो कि क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है कांस्टेंट डायमीटर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स. अब डीएनए का शेप अगर आप लोग को याद हो तो वो यूं करके होती है, ऐसे यूं ऐसे करके ना उसका यू डबल हेलिक्स सा बन होता है, राइट. अब ये जो इसके डबल हेलिक्स की शेप है ना वो कह रहा है कि कौन सी ऐसी बेस पेयरिंग है जिसकी वजह से इसकी ये डबल हेलिक्स शेप बन रही होती है. ठीक है, तो अगर इसकी हम बात करें ना तो ये जो हमारे पास है प्यूरीन और पिरिमिडीन दोनों तरह की बेसिस हैं हमारे पास जो कि एग्जिस्ट करती हैं. अब यहाँ पे कौन सी ऐसी सीक्वेंस है तो वो प्यूरीन और पिरिमिडीन है. लाइक प्यूरीन पिरिमिडीन जो सीक्वेंस है, यानी एक प्यूरीन एक पिरिमिडीन, एक प्यूरीन एक पिरिमिडीन, इस तरह की जो सीक्वेंस है ना वो बेसिकली कॉज कर रही होती है क्या इसकी जो कांस्टेंट डायमीटर बन रहा होता है डबल हेलिक्स का. बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ये तो ही नहीं सकते. पिरिमिडीन सेम सीक्वेंस है, ये नहीं हो सकती है. शुगर फॉस्फेट तो इसकी मेन यू कैन से मेजर वो है कोर थिंग है, तो कि इसका लाइक डबल हेलिक्स के साथ लिंक नहीं है, वो तो हर बेस के अंदर प्रेजेंट है, राइट. प्यूरीन में भी है, पिरिमिडीन में भी है, तो सेकंड का ऑप्शन होगा सी, दैट इज प्यूरीन एंड पिरिमिडीन. नेक्स्ट थर्ड में वो कह रहा है इन क्रोमोसोम पॉजिटिवली चार्ज आयंस positively charged histone proteins are organized with negatively charged DNA. ठीक है, the positive charge of histone are due to abundance of basic amino acid what, यानी कौन से बेसिक अमाइनो एसिड है जिसकी वजह से हिस्टोन्स पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. अब एक बात आप लोग जो है वो अपने दिमाग में फिट करने के डीएनए बेसिकली इटसेल्फ क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है. डीएनए पे जो चार्ज आ रहा है तो उसका नेट चार्ज है वो नेगेटिवली होता है. अब वो कह रहे हैं एक क्रोमोसोम के अंदर हमें पता है कि डीएनए प्रेजेंट होते हैं, तो उसके साथ जो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो बेसिकली जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और इनके लाइक वो ये कह रहे हैं कि इन हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. ऑल्दो हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो कलेक्टिवली डीएनए प्रेजेंट है, लेकिन वो ये कह रहा है कि हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है, किस अमाइनो एसिड की वजह से है. तो इट्स बेसिकली अर्जिनिन एंड लाइसिन. ये हमारे पास एक फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें लॉजिक नहीं लगेगा, जस्ट फैक्ट है जो कि बुक में मेंशन्ड है आपकी.
वो ये कह रहा है कि अर्जिनिन एंड लाइसिन जो है बेसिकली ये दो वो हैं हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से कलेक्टिवली हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है। सही हो गया, तो थर्ड का ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट, द इन्वेलप इन अ वायरस इज डिराइव फ्रॉम। अब वायरस से जो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा सेलुलर लाइफ वाला, उसमें वो कह रहा है कि कौन सा जो वायरस का इन्वेलप होता है वो कहाँ से डिराइव होता है, किस चीज से मिलकर बन रहा होता है। अब अगर हम वायरस की बात करें तो वी ऑल नो कि वायरस आर ए सेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स और पैरासाइट्स का काम करते हैं और इनकी अपनी कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती है और आउटसाइड द होस्ट सेल ये परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ये किसी भी होस्ट सेल के अंदर जब एंटर होते हैं तो वहाँ पे उसी की मेटाबॉलिक मशीनरी को इटसेल्फ यूज करते हुए जो है वहाँ पे अपना जो है वो इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं और अपनी जो है डिवीजन स्टार्ट करते हैं, राइट। तो अब वो ये कह रहा है कि उसका जो इन्वेलप, हमें पता है वायरसेस दो टाइप के होते हैं, एक इन्वेलप वायरसेस होते हैं, एक नॉन इन्वेलप वायरसेस होते हैं। अब वो जो इसका इन्वेलप होता है वो कहाँ से आता है, तो अब इसकी ऑप्शंस उसने दी हुई हैं, ऑप्शन में एलिमिनेट करते जाएं। एमडी कैट के अंदर ज्यादा जो है ना वो लाइक ये रादर देन फाइंडिंग द करेक्ट ऑप्शन यू शुड फोकस ऑन व्हाई ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। लाइक ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाएं कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, और जब आप एलिमिनेशन करते जाएंगे ना कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली लास्ट आपके पास एमसीक्यू बच जाता है, जो ऑप्शन बच जाता है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। ये टेक्निक ज्यादा इफेक्टिव है इससे कि आप ये ढूंढे कि इसमें से कौन सा ठीक है, आप ये देखें कि इनमें से कौन सा ठीक नहीं है, तो फिर जो बच जाएगा वही आपके पास ठीक ऑप्शन होगा। ये टेक्निक बहुत वैसे यूज करते हैं और ये क्वाइट इफेक्टिव है, स्पेशली उन एमसीक्यूज के अंदर जिनके आपको लाइक भूल जाए, आपके जहन में ना आ रहा हो वो कंसेप्ट, तो आप अपने जो प्रीवियस कंसेप्ट उसको यूज करते हुए एलिमिनेशन को यूज कर सकते हैं। अब इन ऑप्शंस में देखें तो एलिमिनेट करते रहते हैं होस्ट सेल राइबोसोम्स। अब सोचने की बात है, राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, उनका क्या लिंक है इन्वेलप वायरस के साथ, ठीक है। वायरस का इन्वेलप जो है वो होस्ट सेल के राइबोसोम से तो बनने से रहा, तो ये ऑप्शन तो पहले हम निकाल लें। नेक्स्ट, होस्ट सेल मेम्ब्रेन, यस दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। क्यों है हम बताते हैं। वायरल कैप्सिड प्रोटीन, अब वायरल की जो अपनी कैप्सिड की प्रोटीन है, अभी हमने पढ़ा है कि उसकी जो अपनी कैप्सिड की प्रोटीन है, वायरल जो है सॉरी जो वायरस है वो आउटसाइड द होस्ट सेल जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता, तो उसके अपने कैप्सिड प्रोटीन को बनाने से रहे। इसी तरह से उसकी जीनोम रेप्लिकेशन, तो जीनोम रेप्लिकेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक वो किसी होस्ट सेल के अंदर एंटर नहीं हो जाता है, तो वो भी जो है उसको इन्वेलप बनाने में हेल्प आउट नहीं कर सकती। ये दो ऑप्शंस भी निकल जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, पीछे हमारे पास होस्ट सेल मेम्ब्रेन रह जाएगा। अब जब कोई भी वायरस जो है वो किसी होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है ना, ठीक है, जैसे ये वायरस है, ये इसके अंदर एंटर हुआ है यहाँ से फॉर एग्जाम्पल, तो अभी जब ये होस्ट सेल के अंदर एंटर होगा तो होस्ट सेल का जो पार्ट ऑफ होस्ट सेल मेम्ब्रेन है ना, वही उसी को यूज करते हुए वो अपना इन्वेलप बनाएगा, ठीक है। तो दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज होस्ट सेल मेम्ब्रेन। फोर्थ का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, विच मसल टाइप इज अंडर कॉन्शियस कंट्रोल एंड इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसे मसल टाइप है जो कि अंडर कॉन्शियस कंट्रोल है, यानी वॉलंटरी है, इसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, और है भी मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो अब आपको बात करते हैं, आप लोगों ने तीन तरह के मसल्स पढ़े हुए होंगे, स्मूथ, कार्डिक एंड स्केलेटल मसल्स, ठीक है। अब स्मूथ, कार्डिक और स्केलेटल का डिफरेंस आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, ठीक है। स्मूथ, इसको स्केलेटल कर लेते हैं, स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ मसल्स, ठीक है। ठीक है, अब इनकी अगर हम बात करें तो इनके मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, तो अगर हम बात करें स्केलेटल मसल्स की, तो स्केलेटल मसल्स हमारे पास जो है ये होते हैं वॉलंटरी इन एक्शन, ठीक है, यानी वॉलंटरी हमारे अंडर कॉन्शियस कंट्रोल होते हैं, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कार्डियक की बात करें तो ये हमारे पास इनवॉलंटरी होते हैं, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, सही है ना, ये हमारे अपने कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर नहीं होते हैं। इस तरह से स्मूथ की बात करें तो ये भी हमारे पास इनवॉलंटरी होते हैं, सही हो गया। इनवॉलंटरी का क्या मतलब है कि वो फंक्शन बॉडी का जो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है, उसको हमारी बॉडी खुद कंट्रोल करती है, ब्रेन कंट्रोल करता है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो स्केलेटल मसल वो वाहिद टाइप है जो कि हमारे पास वॉलंटरी रिएक्शन होते हैं, यानी उनकी जो मूवमेंट है वो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हम अपने बाजू को खुद मूव कर सकते हैं, टंगों को खुद मूव कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो है वो यू कैन से ये हमारी इनवॉलंटरी नहीं है, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में चीज़ है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, लाइक नॉर्मल कंडीशन में हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, किसी इंजरी या किसी एक्सीडेंट की सूरत में नहीं कर सकते, वो एक अलग केस है, लेकिन नॉर्मली हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक और ऑप्शन पॉइंट होता है इनका, वो ये है कि प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड की बात करें, यानी एक से ज्यादा न्यूक्लियस उनके प्रेजेंट होते हैं, तो स्केलेटल मसल दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसी तरह से कार्डियक मसल दे आर आल्सो मल्टी न्यूक्लिएटेड, एंड स्मूथ मसल्स दे आर यूनी न्यूक्लिएटेड, यानी इनके पास एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सही हो गया। एक और ऑप्शन है स्ट्राइएशंस के बारे में।
तो अगर हम स्ट्राइएशंस की बात करें, स्केलेटल मसल स्ट्राइएटेड होते हैं, इस तरह से कार्डियक मसल भी स्ट्राइएटेड होते हैं, सिर्फ स्मूथ मसल जो है ना वो नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं, इनमें स्ट्राइएशंस नहीं होती। अब ये स्ट्राइएशंस क्या चीज़ आप लोगों ने पढ़ा हुआ चैप्टर के अंदर, मैं फिर भी रिमाइंड कराती हूँ, यानी कोई भी हमारे पास मसल है ना उसमें ऐसे लाइंस आ रही होंगी यूं करके, दीज आर बेसिकली कॉल्ड स्ट्राइएशंस। ठीक हो गया। तो ये तीन मेजर पॉइंट्स है जो कि आपको डिफरेंसेस के हिसाब से पता होना चाहिए। अब इन पॉइंट्स की बेसिस पे आप ये बता सकते हैं वो कौन सी टाइप ऑफ मसल है जो अंडर कॉन्शियस कंट्रोल भी और मल्टीन्यूक्लिएटेड भी है, तो वी ऑल नो दैट इज स्केलेटल मसल बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं 6 की तरफ, बहुत इजी एमसीक्यू, मेलिन शीट एक्ट्स एज इंसुलेटर, बी ऑप्शन। या हमारे पास जो न्यूरॉन्स वाला सेक्टर नर्वस सिस्टम वाला उसकी लाइन है, तो ये तो आप लोगों को फिंगर टिप्स पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू इज कम्प्लीटली एवास्कुलर एंड हील स्लोली। अब वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि क्या है हमारे पास कम्प्लीटली एवास्कुलर है। एवास्कुलर से क्या मुराद है, इसमें ब्लड वेजल्स नहीं है, नो ब्लड वेजल्स, एंड हील स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली हील करते हैं। ऑब्वियस सी बात है जब उसके अंदर ब्लड वेजल्स नहीं है, उसका ब्लड के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, तो उसकी हील करने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो रेशो, वो भी स्लो होगी। तो इसके ऑप्शन से बात करें, बोन नहीं हो सकती, क्योंकि बोन हमारे पास एवास्कुलर नहीं है, उसके अंदर ब्लड वेजल प्रेजेंट होते हैं। एडाइपोस टिश्यू, ये हमारे पास जो लिवर वगैरह प्रेजेंट होते हैं, इनके पास भी हमारे पास ब्लड वेजल्स होती हैं, और ये एसेलर नहीं, एवास्कुलर नहीं होते। एरोलर टिश्यूज जो होते हैं ये भी हमारे पास इसी तरह से होते हैं, और दे आर कलेक्टिवली लाइक फाउंड इन मसल्स। एरोलर की बात करें और ऑर्गन्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, इनके पास भी जो है वो वेस्कुलर सप्लाई होता है, ब्लड वगैरह इनके पास आ रहा होता है, ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये नॉर्मली हील करते हैं, वो स्लो नहीं करते। तो पीछे कार्टिलेज ही बच जाता है, वो सही ऑप्शन है। और क्योंकि हमें पता है कि कार्टिलेज जो है वो एवास्कुलर नेचर, उसके पास ब्लड वेजल्स नहीं होते हैं, तो इसी वजह से यही वजह है कि वो स्लोली हील करता है। कार्टिलेज मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंड्स ऑफ बोन्स पे, ठीक है, बोन्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, कार्टिलेज विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, वो ये कह रहा है कि डीएनए आरएनए प्रोब्स आर मोस्टली यूज्ड एज। अब डीएनए आरएनए प्रोब्स कौन से चैप्टर में हमने पढ़े थे, ऑब्वियसली बात है बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ी थी, अगर आप लोग को याद हो। तो उसमें वो कह रहा है कि डीएनए और आरएनए के प्रोब्स को मोस्टली हम किस यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाते हैं, हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा। फर्स्ट वन, ये हमारे पास राइट ऑप्शन बताती हूँ, डायग्नोस्टिक टूल्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। नेक्स्ट क्यों नहीं है बताती हूँ, कैरियर इन जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट। तो जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट में एज ए कैरियर बैक्टीरिया को यूज किया जाता है मोस्टली, या फिर हमारे पास किसी भी लाइक क्लोन्ड बैक्टीरिया को जो कि हमारे पास मैन्युफैक्चर्ड हो या यू कैन से इंजीनियर्ड उसको यूज किया जाता है। कभी भी हम डीएनए आरएनए के प्रोब्स को यूज नहीं करते। लाइक सीमेंटिंग मटेरियल, सीमेंटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन, तो जो हमारे पास सेल सीमेंटिंग के लिए वी ऑल नो डीएनए लाइगेज, इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। अब डीएनए लाइगेज इटसेल्फ जो है एक एंजाइम है, ये डीएनए की बात नहीं हो रही है, ये प्रोब नहीं है, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा। कैरियर वेक्टर जीन थेरेपी, वही बात है, कैरियर वेक्टर के तौर पे हमेशा हम किसको यूज करते हैं, बैक्टीरिया को यूज करते हैं, तो कभी भी डीएनए आरएनए प्रोब्स तो ये हो ही नहीं सकते। तो ए विल बी द राइट ऑप्शन, दैट इज डायग्नोस्टिक टूल्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। नेक्स्ट वो कह रहा है कि कार्डियक मसल्स आर डिफरेंट फ्रॉम स्केलेटल मसल्स बिकॉज, अच्छा वो ये कह रहा है बताएं कि कार्डियक मसल स्केलेटल मसल से डिफरेंट है, उसकी रीजन क्या है। अभी ऊपर हम पढ़ के आए हैं कि कार्डियक मसल स्केलेटल मसल से डिफरेंट किस तरह से हैं, तो हमें ये बात पता है कि कार्डियक मसल्स लैक स्ट्राइएशंस नहीं, कार्डियक मसल में स्ट्राइएशंस होती हैं, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। आर वॉलंटरी एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, तो आर वॉलंटरी एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड ये स्केलेटल मसल होते हैं, कार्डियक नहीं होते। हमने ये बताना है कि कार्डियक मसल्स क्यों डिफरेंट है, तो सी विल बी द राइट ऑप्शंस, आर इनवॉलंटरी एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड, यानी वो हमारे पास इनवॉलंटरी भी होते हैं एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं। आर स्ट्राइटेड बट इनवॉलंटरी, ये बात भी ठीक है, लेकिन ये इसको डिफरेंस नहीं बता रही, हमने डिफरेंस बताना है कि हमारे पास कार्डियक मसल्स क्यों स्केलेटल मसल से डिफरेंट है। अब ये बात तो ठीक है कि वो स्ट्राइटेड भी होते हैं और इनवॉलंटरी भी होते हैं, दिस कैन आल्सो बी द राइट ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे उसने ये नहीं पूछा कि कार्डियक मसल इटसेल्फ क्या है, बल्कि ये पूछा है कि डिफरेंस बताएं, कार्डियक मसल स्केलेटल मसल से डिफरेंट क्यों है। तो अब यहाँ बच्चे सी डी में कंफ्यूज होंगे, कुछ बच्चे इसको डी लगा देंगे, लेकिन डी नहीं होगा। आपने हमेशा क्वेश्चन के साथ स्टिक रहना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के साथ चलना है, क्वेश्चन में जो पूछा जाए उसी का आंसर करना है, बेशक बाकी ऑप्शन ठीक हो। ठीक हो गया, तो 9 का ऑप्शन हमारे पास सी विल बी द राइट। नेक्स्ट, द इवेंट दैट अकर्स फर्स्ट ड्यूरिंग स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास कौन सा ऐसा जो इवेंट है वो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन में पहले होता है। तो इसमें स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल आप लोगों ने मसल वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, उससे ये क्वेश्चन जो है वो निकाला गया। वो ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा इवेंट है जो सबसे पहले होगा स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। कीप दिस इन माइंड, उससे मसल कॉन्ट्रैक्शन मेंशन किया, तो आप लोग पहले वाला जो है वो मॉडल देखेंगे। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, सुनो ये तो नहीं हो सकता, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हमारे पास बाद में होगी, पहले उसकी जो है वो क्या होगी,
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम अटैच होगा, ट्रोपोनिन फिर उसको रिलीज करवाएगा, वो वाला प्रोसेस पहले होगा। तो बी वुड बी द राइट ऑप्शन, रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पार्ट स्ट्रोक का यहाँ पे कोई लिंक नहीं है। बी इनहेरिटेड सेपरेटली, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन राइट नहीं है। बी विल बी द राइट ऑप्शन। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन नहीं हो सकता उसने, क्योंकि फर्स्ट इवेंट पूछा है और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बाद में होता है, पहले ट्रोपोनिन के साथ जो है कैल्शियम अटैच होता है, देन उसकी रिलीज होती है। सही हो गया, तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, which organelle give rise to primary rhizosome during budding in eukaryotic cells। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो बडिंग का प्रोसेस होता है उसके अंदर कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो कि क्या बना रहा है, प्राइमरी लाइसोसोम बना रहा है। अब ये एमसीक्यू थोड़ा ट्रिकी है, उसने आपके पास प्राइमरी लाइसोसोम की प्रोडक्शन पूछी है। अगर नॉर्मली हम देखा जाए तो प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो मोस्टली लाइक ईआर भी बना देता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना से तो स्मूथ से तो लाजमी बन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने प्राइमरी लाइसोसोम ड्यूरिंग बडिंग का पूछा। अच्छा, जब भी बडिंग हमारे पास होती है ना, तो वो हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन हमेशा गोल्जी से होगी, ठीक है। यहाँ पे उसने गोल्जी सिस्टर्नी, यानी गोल्जी का जो सिस्टर्नी होता है उसका मोस्टली जो उसका ट्रांस फेज होता है, ठीक है, आप लोग को पता है सिस ट्रांस का, उसका जो ट्रांस फेज होता है ना, उसी से ये इसका जो है वो प्राइमरी लाइसोसोम ओरिजिनेट हो रहा है। अब बाकी ऑप्शंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है वो कोई लिंक नहीं है। अगर सेकेंडरी लाइसोसोम को पूछता है तो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। बाकी स्मूथ और रफ दोनों नहीं हो सकते, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसका रीजन क्या है कि हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल की बडिंग हो रही होती है तो उसका प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम में फर्क है। सेकेंडरी लाइसोसोम प्राइमरी लाइसोसोम से ही बन रहा होता है। उसने प्राइमरी लाइसोसोम की फंक्शन का पूछा है कि वो कहाँ से बन रहा है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, गोल्जी इसका राइट ऑप्शन होगा, डी। नेक्स्ट, a mutation prevents proper disulfide formation, bond formation in a fibrous protein causing brittle nails and slow hair growth. Which of the following proteinaceous substances would be affected? अब ये एमसीक्यू बड़ा मजे का है, देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है पर ये बहुत ईजी है। वो ये कह रहा है कि एक म्यूटेशन होगी जीन के अंदर जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्रॉपर डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बन पा रहा है एक फिब्रस प्रोटीन के अंदर, जिसकी वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है कि नेल्स और हेयर ग्रोथ जो है उन पे इफेक्ट आ रहा है, यानी नेल्स जो है वो सख्त हो रहे हैं और ग्रोथ हेयर की रुक गई है, स्लो हो गई है। तो इसमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि अफेक्टेड होगा। अब यहाँ पे ना जो एग्जामिनर है उसने आपको हिंट दे दी है नेल्स और हेयर ग्रोथ से। तो अब आप सबको ये बात पता है कि कौन सी फिब्रस प्रोटीन है जो नेल्स और हेयर ग्रोथ से रिलेटेड है, दैट इज केराटिन। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। आंखें बंद करके आप लोग इसको यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इलास्टिन को पता है हमें, वो इलास्टिसिटी से लिंक्ड है। एक्टिन जो है वो फिलामेंट्स में होता है। कोलेजन जो है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है, बट इसका बोन फॉर्मेशन से कोई लिंक नहीं होता है। सो नेल्स से बोन से होता है, नेल्स और हेयर ग्रोथ से उसका कोई लिंक नहीं होता, ठीक है। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। Next, 13 in muscle fibers, teeth tubules are extension of sarcolemma that penetrate the cell's interior. What is the main function during muscle contraction? अच्छा, वो ये कह रहा है कि मसल फाइबर्स के अंदर जो टी ट्यूब्यूल है, आपको पता है कि ये सार्कोलेमा के एक्सटेंशन होती है और सेल इंटीरियर तक जा रही होती है। तो इनका क्या होता है मेन फंक्शन ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियस बात है क्या होगा, हमारे पास नर्व इम्पल्स ट्रैवल करेंगे। ऑब्वियस बात है मसल सेल के अंदर जब नर्व इम्पल्स ट्रैवल करेगी वो मैसेज ब्रेन तक लेके जाएगी, तो फिर आगे उसकी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो प्रोसीड होगी। तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। बाकी ऑप्शंस को भी देख लें तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। स्टोर कैल्शियम आयन विद द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो कैल्शियम आयन कभी भी स्टोर नहीं होते, वो बाइंड अनबाइंड होते हैं। इसके अलावा सिंथेसाइज ग्लाइकोजन है सार्कोप्लाज्मिक, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसका जो है ये हमारे पास टी ट्यूब्यूल्स के साथ लिंक नहीं है। ग्लाइकोजन सिंथेसाइज जरूर होता है सार्कोप्लाज्म के अंदर, लेकिन उसका इससे लिंक नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अनब्लॉक एक्टिव बाइंडिंग साइट, यानी एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट है उसको भी हमारे पास टी ट्यूब्यूल नहीं बल्कि कैल्शियम कर रहा होता है अनब्लॉक, ठीक है। ट्रोपोनिन के साथ जब वो अटैच होता है तो उसकी वजह से एक्टिन बाइंडिंग साइट जो क्या होती है अनब्लॉक हो जाती है। 13 का ऑप्शन वुड बी बी। With genes are linked, they tend to when genes are linked, they tend to। अब वो कह रहा है कि जब जीन लिंक होते हैं, इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से पूछ रहा है, जब हमारे पास जीन्स लिंक होते हैं तो क्या होता है, स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब क्यों है ये बताती हूँ जरा मैं। सेपरेट रैंडमली, तो जीन्स जब लिंक होंगे सेपरेट तो वो नहीं हो सकते। क्रॉस ओवर एवरी टाइम जरूरी नहीं है। बी इनहेरिट सेपरेटली, ये तो नहीं बनती जब जीन लिंकेज की बात होगी। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स सच एज स्टार्च एंड ग्लाइकोडेन आर मेनली यूज्ड फॉर, यानी वो कह रहे हैं कि स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है हमारे पास दोनों पॉलीसेकेराइड्स हैं, ये किस लिए यूज होते हैं। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन, स्टार्च हमें पता है प्लांट्स में होता है और ग्लाइकोजन एनिमल्स जो होता है, इसको एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है। अब ये क्या कर रहे होते हैं बेसिकली, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज। स्टार्च और ग्लाइकोजन ही हमारे पास जो है वो एनर्जी स्टोरेज के पॉलीसेकेराइड्स है। बी विल बी द राइट ऑप्शन। रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी तो नहीं, स्टार्च जरूर है रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्लाइकोजन नहीं है। हमें दोनों का बताना है तो डी नहीं हो सकता। एंजाइम कैटालाइसिस में इनका कोई लिंक नहीं है तो ये हो ही नहीं सकता। स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क में भी इनका कोई लिंक नहीं है, वो सेलुलोज और काइटिन वगैरह का होता है। ये ग्लाइकोजन और स्टार्च का पूछा तो ए ऑप्शन भी नहीं होगा। बी विल बी द राइट ऑप्शन, दैट इज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज। नेक्स्ट 16 में वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू
मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर डिटेक्टिंग लिंकेज एक्यूरेटली। ठीक है, अब मॉर्गन जो हमारे पास DH मॉर्गन है, हमारे पास जिस एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि इसमें से हमारे पास कौन सा ऑप्शन है जो कि एसेंशियल है डिटेक्टिंग जीन लिंकेज के लिए, यानी जीन लिंकेज को डिटेक्ट तब तक नहीं किया जा सकता जब तक ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। अगर सैंपल का साइज स्मॉल हम कर दें तो वो हमारे पास ऑब्वियस बात है उसकी जीन लिंकेज को डिटेक्ट करना उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। यूज ऑफ मेल फ्लाइज ऑनली रही तो हो ही नहीं सकता, ऑब्वियस बात है जीन लिंकेज स्टडी तब होगी जब दोनों प्रोजेनी को देखा जाएगा। म्यूटेशन इंडक्शन तो इसका जीन लिंकेज के साथ नहीं होता, ये एक रेयर केस होता है डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिमेन, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, तो ये भी नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन ए ही रह जाता है, दैट इज लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। तो जितने ज्यादा प्रोजेनी होंगे हमारे पास उसकी जीन लिंकेज की प्रोबेबिलिटी निकालना उतना ज्यादा आसान होगा, तो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर 16। ठीक है, द एंड ऑफ स्केलेटल मसल अटैच्ड विद मूवेबल बोन इज। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास वो स्केलेटल मसल जो कि हमारे पास मूवेबल बोन के साथ अटैच है उसको हम क्या बोलेंगे, तो वो हमारे पास टेंडन कहलाएगा। अब टेंडन लिगामेंट्स का आपको पता होना चाहिए, टेंडन कहते हैं बोन टू मसल कनेक्शन को। ठीक है, यानी जब कोई मसल बोन के साथ अटैच होता है तो वो हमारे पास क्या होता है, टेंडन कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, सी। Which of the following is common between aldosterone, sex hormones and cortisol? अब ये तीन हार्मोन्स उसने बता दिए, इनमें से आप बताएं जी कौन सी ऐसे ऑप्शन है जो कि तीनों में कॉमन है। दे आर पेप्टाइड्स, तो ऑब्वियसली ये तो हो ही नहीं सकता, पेप्टाइड हार्मोन नहीं है। फॉस्फोलिपिड्स भी नहीं है ये, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन्स भी ये नहीं है। स्टेरॉइड्स, यस स्टेरॉइड्स हैं, हमें पता है कि जितने भी सेक्स हार्मोन है वो सारे स्टेरॉइड्स इन नेचर होते हैं, और इसी तरह कॉर्टिसोन भी हमारे पास स्टेरॉइड इन नेचर ही है। सही है, तो ऑप्शन हमारे पास सी विल बी द राइट। दे आर स्टेरॉइड। ऊपर बता के आए अल्डोस्टेरोन होता है स्टेरॉइड इन नेचर है बट टिपिकली लिपिड इन नेचर है। वहाँ पे लिपिड का पूछा था इसलिए हमने वो सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पे खाली अल्डोस्टेरोन का ही पूछ रहा, वो तीनों का पूछ रहा है, तो ये हमारे पास स्टेरॉइड ही ऑप्शन राइट होगा, दैट इज सी। फिर वो कह रहे हैं 19 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूरिकोटैलिक विद रेफरेंस टू एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। अब हमने ये बताना है कि इसमें से कौन सा हमारे पास एनिमल है जो यूरिकोटैलिक है। यूरिकोटैलिक यानी जो यूरिक एसिड रिलीज करता है विद रेफरेंस टू एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। तो ह्यूमंस हमारे पास जो है वो यूरिया रिलीज करते हैं, स्नेक और यहाँ पे फ्रॉग है, दैट्स नॉट फ्रॉग। स्नेक और फ्रॉग की बात करें तो ये भी यूरिकोटैलिक है। यूरिकोटैलिक से फ्रेश वाटर फिश ही है, ये बात आप लोग अपने दिमाग में बिठा ले कि भी यूरिकोटैलिक आ रहा है तो वो एक्वाटिक एनिमल होगा, तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि जितने भी यूरिक एसिड रिलीजिंग जो नाइट्रोजनस एक्सक्रीशन कंपाउंड्स जो भी कर रहे होते हैं वो यूरिकोटैलिक इन नेचर वही होते हैं जो कि एक्वाटिक होते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास यूरिक एसिड ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट 20 में वो पूछ रहा है कि हमारे पास यूरिकटैलिज्म, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया इज अडैप्टेशन ड्यू टू द। अब वो ये कह रहा है कि ये कंडीशन है यूरिकटैलिज्म, ठीक है, जो कि क्या है कि नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया की फॉर्म में रिलीज होता है। अब ये कब होगा, जब हमारे पास क्या होगा, क्या अडैप्टेशन होगी, कंडीशन कौन सी होगी, कोल्ड वेदर होगा, नहीं कोल्ड वेदर के अंदर यूरिकटैलिज्म नहीं हो सकता। फ्लडेड एनवायरमेंटल कंडीशन तो बहुत ज्यादा, जब पानी फ्लडेड का मतलब है पानी जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो फिर हमें क्या जरूरत है, उसको जब पानी ज्यादा है तो उसके लिए क्या जरूरत है कि हमारे पास उसको नाइट्रोजनस फॉर्म को जो है वो यूरिया के अंदर रिलीज कराया जाए, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। फूड शॉर्टेज, हाँ अगर फूड कम हो जाए तो फूड शॉर्टेज की वजह से कभी भी यूरिकटैलिज्म की कंडीशन नहीं आ सकती। जब फूड कम होगा तो ऑब्वियस बात है जो एलिमिनेशन है वो भी कम हो जाएगी, जब पेट में जाएगा ही नहीं तो बाहर क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें तब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इफेक्ट हो, यानी वाटर जब कम होगा तो हमारे पास जो एक्सक्रीशन हो रही होगी उसके अंदर ज्यादा अमाउंट में यूरिया होगा, वाटर की जो है वो अमाउंट कम होगी, ये से जो एक्सक्रीशन होगी वो ज्यादा सॉलिड होगी, स्टूल बेस्ड। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन विल बी राइट, दैट इज लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। 20th का ऑप्शन हमारे पास बी होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 21 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिम्बिक सिस्टम एक्सेप्ट। अब वो ये कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कैरेक्टरिस्टिक है लिम्बिक सिस्टम के एक्सेप्ट, यानी कौन सा ऐसा है जो कि हमारे पास लिम्बिक सिस्टम का वो नहीं है, यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बाकी सारे हैं। अच्छा, प्रोड्यूस मोस्ट बेसिक एंड प्रिमिटिव इमोशंस एंड ड्राइव्स, यस हमारे पास लिम्बिक सिस्टम के अंदर एमिगडाला होता है, वही सारी इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, तो यस। फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज, ये भी लिम्बिक सिस्टम का ही काम है। इसके अलावा एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, ये तीनों चीजें लिम्बिक सिस्टम की ही हैं, तो ये सी ऑप्शन, ये पहले तीन ऑप्शन तो ठीक है, इनको हम एलिमिनेट कर देंगे, वो निकालने जो नहीं है। कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई, सो यस डी विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आईज का हमारे पास लिम्बिक सिस्टम के साथ कोई लिंक नहीं होता है। ठीक है, तो 21 का ऑप्शन डी विल बी द राइट। नेक्स्ट, sensory input from auditory and visual pathways, skin and within the bodies is received by dash and distributed to dash। अब वो कह रहा है कि हमारे पास कौन सा
जो सेंसरी इनपुट है जो कि ऑडिटरी यानी हमारे वॉइस से रिलेटेड है, हेयरिंग से रिलेटेड, विजुअल जो आई से हम देख रहे हैं, बॉडी से जो है वो कौन उसको रिसीव करता है और फिर उसको कहाँ लेके जाता है। तो ये बात हमेशा हमारी आती है कि जितने भी सेंसरी इनपुट है ना वो रिसीव थैलेमस करता है, ठीक है, और थैलेमस फिर आगे उसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक लेके जाते हैं। दैट्स नॉट करेक्ट, कॉर्टेक्स है, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक उसको लेके जाते हैं, वहीं फिर उसकी जो है वो आगे इंटरप्रिटेशन होती है। तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। हाइपोथैलेमस का कभी भी सेंसरी इनपुट के साथ लिंक नहीं होता है कि हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर यू कैन से रेगुलेटर का काम कर रहा होता है। सेरेब्रम का भी हमारे पास सेरिबेलम बैलेंस से रिलेटेड होता है, और सेरेब्रम जो है हमारे पास बेसिकली फंक्शनिंग और कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड होता है। ये भी हमारे पास नहीं हो सकता। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन, थैलेमस एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। 22 का नेक्स्ट, which of the following according to Lamarck's theory of evolution the organ has not been used in several generations will become what? अच्छा, अब अगर आपको याद है लेमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो एवोल्यूशन के चैप्टर में है, उसमें वो क्या कह रहा होता है लेमार्क कि अगर कोई ऑर्गन जो है वो काफी जनरेशंस में यूज नहीं हो रहा है तो वो ऑर्गन क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स वाली जो हेडिंग थी उसके अंदर ये बात उसने मेंशन की थी कि अगर कोई भी हमारे पास एक पर्टिकुलर ऑर्गन है जो कि यूज नहीं हो रहा है जनरेशन के अंदर, जैसे उसने बताया था कि स्नेक्स के जो है पहले स्नेक से रिलेटेड उसने कहा था और जिराफ से रिलेटेड कहा था कि पहले जिराफ जो है उनकी नेक्स्ट जो है वो छोटी होती थी, लेकिन फिर जाहिर सी बात है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम तो उसको वो करना पड़ा था, लाइक ऊपर ट्रीज तक उसे सपोर्ट करना पड़ा था, तो उसकी नेक की लेंथ जो है वो बढ़ती जा रही। अब दिस यूज़ ऑफ ऑर्गन्स की बात करें तो स्नेक का जो उसने बताया था कि स्नेक की पहले लेग फोर लिम्स वगैरह होते थे, लेकिन ऑब्वियसली बात है स्नेक जो है उसको वो यूज लाइक ओवर द जनरेशन उसको वो कम यूज़ करता था, तो फिर ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो चीज़ नहीं है। ये एक थ्योरी है कि इट्स इंट्रोडक्शन जो दिमाग में दी थी यूज एंड डिसयूज ऑफ, ठीक है। डिसअपीयर विल बी द राइट ऑप्शन फॉर 23। नेक्स्ट, एचआईवी बिलोंग्स टू रिस्पेक्ट टू जीनोम टाइप। अब बात करते हैं एचआईवी की, तो हमारे पास वायरस के चैप्टर में था, वो कह रहा है कि वायरसेस की किस क्लास से बिलोंग करता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स जीनोम टाइप। तो पहले डीएनए वाला जो है उसको तो निकाल ही दें, डीएनए तो है ही नहीं, है ही आर, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, सो नो इट्स सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, ठीक है। अब आरएनए में उसने देखो उसने पहले सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड कोई दोनों ऑप्शन नहीं है, सिंगल स्ट्रैंडेड क्यों नहीं है, आगे वो कह रहा है आरएनए लेकिन डबल स्ट्रैंडेड है, तो नहीं, एचआईवी सिंगल स्ट्रैंडेड रेट्रोवायरस है, ठीक है। अच्छा, अब वो आगे दो ऑप्शन में कह रहा है कि टेम्पलेट फ्रॉम मैसेंजर आरएनए सेंसेस, सो नो इट्स नॉट अ टेम्पलेट फ्रॉम मैसेंजर आरएनए सेंसेस, इट्स अ टेम्पलेट फॉर डीएनए सेंसेस, क्योंकि आरएनए जो होता है ना उसका जो एचआईवी का जो आरएनए स्ट्रैंड है वो अंदर जाके फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाता है दैट इज आइडेंटिकल टू द होस्ट। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन, आरएनए टेम्पलेट फॉर डीएनए सेंसेस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वो कह रहा है कि हाउ मेनी प्रोटीन्स how many ATPs are produced during ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस का हमें पता है एक ऑक्सीडेटिव प्रिपरेटरी फेज जो होता है उसके अंदर कितने प्रोटीन ATPs बन रहे होते हैं, तो दैट विल बी 4। ये आप लोग को फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, फैक्चुअल बेस्ड है, ठीक है। तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER एंड द गोल्जी ऑपरेटस। अब हमने बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बेस्ट बता रहा है कि इन दोनों के दरमियान क्या जो है यू कैन से रिलेशनशिप है, ठीक है, जो इनके दरमियान रिलेशनशिप है। तो पहले बताते हैं बोथ ER एंड गोल्जी ऑपरेटस आर कम्प्लीटली सेपरेट ऑर्गेनाइज विद नो इंटरेक्शन। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों सेपरेट ज़रूर है लेकिन इनका आपस में इंटरेक्शन है, ठीक है। गोल्जी ऑपरेटस इज प्रिकर्सर ऑर्गेनाल टू ER, तो ये भी नहीं है। प्रिकर्सर कहते हैं पहले आने वाला, तो पहले गोल्जी नहीं पहले ER आ रहा होता। बी विल बी द राइट ऑप्शन, ER is precursor organelle to Golgi apparatus because its material is transported from ER to Golgi। पहले ER से मटेरियल Golgi के पास जाता है, ठीक है। फिर D में कह रहा है ER and Golgi are similar roles osmotic gradients of inner medulla of kidney is increased। तो दोनों का सिमिलर रोल नहीं होता है, ठीक है, उनके रोल्स डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। Golgi कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, ER जो है वो मोस्टली उसकी ट्रांसपोर्टेशन में ही जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो बी विल बी द राइट ऑप्शन, दैट इज ER is precursor organelle to Golgi apparatus बिकॉज उनका मटेरियल पहले ER के पास जाता है फिर वहाँ से जो है वो Golgi के पास जाते हैं। नेक्स्ट 27, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ऑफ इनर मेड्यूला ऑफ किडनीज इज इंक्रीज्ड बाय। वो ये कह रहा है कि इसमें हमारे पास इनर मेड्यूला का जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है वो किससे इंक्रीज होगा, तो यूरिया विल बी द राइट ऑप्शन। ऑब्वियसली बात है जब इनर मेड्यूला के अंदर यूरिया की जो है वो कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो उसका इनर मेड्यूला का ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अगर वाटर हम इंक्रीज़ करेंगे तो उसका ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इंक्रीज़ नहीं बल्कि डिक्रीज़ होगा क्योंकि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इटसेल्फ वाटर की कंसनट्रेशन को ही बोला जाता है।
नेक्स्ट 28 डिक्रीज लेवल ऑफ FSH हार्मोन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ। अब वो ये कह रहा है कि अगर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मेंस्ट्रुएशन का पीरियड होता है उसके अंदर अगर FSH हार्मोन डिक्रीज कर जाए तो उसकी वजह से कौन सा हार्मोन है जो कि ट्रिगर हो जाएगा उसका रिलीज, तो दैट विल बी LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, किसी कंसंट्रेशन की बात हो रही है FSH हार्मोन की, अगर FSH की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो हमारे पास क्या है, LH की कंसंट्रेशन जो है वो उसकी जो यू कैन से रिलीज़ है वो ट्रिगर हो जाएगा और LH हार्मोन जो है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। ऑब्वियसली बात है जब FSH मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट में क्या होता है, FSH हार्मोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, FSH हार्मोन की कंसंट्रेशन गिरने लग जाती है। जैसे उसकी कंसंट्रेशन गिरती है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रिलीज ट्रिगर हो जाता है, फिर आगे जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रिलीज जो है वो होता है, फिर उससे आगे फर्दर प्रोसीजर जो है वो नेक्स्ट लेवल की तरफ जाता है। ठीक है, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन फिर आगे का वो जो पूरा प्रोसीजर आप लोगों ने पढ़ा हुआ। नेक्स्ट 29 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू एंजाइम एक्शन। वो कह रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि एंजाइम एक्शन के अकॉर्डिंग रिलीज है, ठीक सॉरी एंजाइम एक्शन के अकॉर्डिंग गलत है, यानी इसमें कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि रॉन्ग है। सबस्ट्रेट बाइंड विद एंजाइम, तो ये तो गलत नहीं है, हमें पता है सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ ही बाइंड करता है, दैट्स करेक्ट। नॉन कम्पैटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स एंजाइम एट अ साइट डिस्टेंट फ्रॉम दैट ऑफ एक्टिव साइट, तो ये भी ठीक बात है। जो नॉन कम्पैटिटिव इनहिबिटर होता है वो कहाँ पे आके बाइंड करता है, एलोस्टेरिक पे आके बाइंड करता है, तो ये भी ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डू नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेट बाय मेलानेट। अब ये ऑप्शन ठीक है हमारे पास, क्योंकि ये क्या होता है कि जब हमारे पास लॉट ऑफ सक्सिनेट्स जो हैं जब होंगे, यानी एक सक्सिनेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो जाहिर सी बात है इनहिबिशन रिवर्स होगी। वो कह रहे हैं इनहिबिशन रिवर्स नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे पास डिहाइड्रोजनेज वाला जो प्रोसेस है ना मेलानेट वाला कंपैरेटिव इनहिबिशन के अंदर, उसकी इसने एग्जांपल दी है यहाँ पे, तो कह रहा है कि वो रिवर्स नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है, इनहिबिशन रिवर्स होती है, तो ये ऑप्शन सी है। नेक्स्ट मेलानेट इज कंपैरेटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, सो यस ये भी ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट द टेम्परेचर ऑफ अंडरग्राउंड वाटर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू, वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट किस वजह से रहता है, तो ऑप्शन में हीट कैपेसिटी, पोलैरिटी ऑफ वाटर, हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो ए विल बी द राइट ऑप्शन हीट कैपेसिटी। वाटर का टेम्परेचर इस वजह से इंक्रीज नहीं करता क्योंकि उसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, ये ऑप्शन हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में से लिया। ठीक है, नेक्स्ट द शेप ऑफ एडिनो वायरस इज, तो एडिनो वायरस की कौन सी शेप है वो ये पूछ रहा है। तो एडिनो वायरस आपके पास जो है वो पॉलीहाइड्रोजन शेप होता है, ये भी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपके पास ए सेलुलर लाइफ से लिया गया। नेक्स्ट इन ह्यूमन फीमेल्स नॉर्मली ओव्यूलेशन अकर्स एट डैश डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये जो प्रॉपर एक हमारे पास फीमेल का जो साइकिल होता है उसके अंदर कौन सा डे है जिस पे ओव्यूलेशन होती है, सॉरी ओव्यूलेशन होती है, तो दैट इज 14 डे ऑफ साइकिल। ठीक है, ये भी हमारे पास फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं 33 द डाइजेस्टिव secretions फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ GIT हैव द एबिलिटी टू किल माइक्रोब प्रेजेंट इन द फूड विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब दिस रोल। अब वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उनके अंदर जितनी भी secretions हो रही होती हैं उनके पास ये एबिलिटी है कि वो जितने भी माइक्रोब्स हैं फूड के अंदर प्रेजेंट हैं उनको किल कर दे। तो इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात है इसको हम क्या बोलेंगे, एंटीसेप्टिक्स। इसको हम एंटीसेप्टिक बोलेंगे। एंटीसेप्टिक का मतलब भी क्या होता है, जो कि माइक्रोब्स को किल कर दें, तो इस एबिलिटी को एंटीसेप्टिक का नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट अ कैरियर मदर फॉर हीमोफीलिया एंड अ नॉर्मल फादर कैन प्रोड्यूस। अब ये फिर इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से आ गया, तो इसमें हमारे पास कह रहा है कि हीमोफीलिया अगर एक मदर है जो कि हीमोफीलिया कैरी कर रही है और एक फादर है जो कि नॉर्मल है, तो फिर आगे क्या प्रोड्यूस होगा। अब मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि जो कि हीमोफीलिया है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, यानी एक्स लिंक्ड रिसेसिव का क्या मतलब है कि ये रिसेसिव इन नेचर होगा और एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे उससे क्या बताया कि मदर कैरियर है, मदर कैरियर है तो क्या मतलब मदर के पास एक हमारे पास होगा जो कि हीमोफीलिया का वो जीन कैरी कर रही होगी क्योंकि वो एज ए कैरियर काम कर रही है। ठीक है, और जो नॉर्मल फादर है यानी फादर नॉर्मल है तो उसके पास कोई जीन नहीं होगा फॉर हीमोफीलिया। अब बात करें तो इसमें हमारे पास क्या चांस है कि आगे ऑफस्प्रिंग जो है वो किस तरह के होंगे, तो ऑल नॉर्मल सन्स एंड डॉटर ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मदर कैरियर है, सन नॉर्मल नहीं हो सकता। ठीक है, 50% हीमोफिलिक सन्स, तो ये भी नहीं हो सकता। 50% तब होता है जब फादर भी हमारे पास हीमोफिलिक इन नेचर होता। अगर फादर भी हीमोफिलिक इन नेचर होता तो फिर हमारे पास 50% चांस होता है। ठीक है, ऑल हीमोफिलिक सन्स भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास सिर्फ मदर कैरियर है, फादर नॉर्मल है।
तो 25% हीमोफिलिक अमंग सन्स होगा, दैट इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि मदर एज ए कैरियर परफॉर्म कर रही है, तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। अब इन क्वेश्चंस में मोस्टली केसेस ऐसे होते हैं जो कि आप जो है ना ऐसे वर्बली जैसे मैंने किया है इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ जो ज़्यादा टेक्निकल होते हैं जिसमें कंडीशन ज़्यादा होती है वहाँ पे आप पनेट स्क्वायर बना के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसने एक ही कंडीशन दी थी कि मदर कैरियर और फादर जो है वो नॉर्मल है। ठीक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, वो ये कह रहा है कि ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल विच प्रेशर चेंजेस अकर। अब वो कह रहा है जब हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रही होगी ना तो उसमें कौन से प्रेशर चेंजेस आ रहे होंगे। तो हमारे पास क्या होगा, जाहिर सी बात है सिस्टोल कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन को। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो इसका क्या मतलब है, वेंट्रिकल का प्रेशर राइज करेगा। ठीक है, वेंट्रिकुलर प्रेशर राइजेस, ए विल बी द राइट ऑप्शन। एट्रिकल जो हमारे पास वेंट्रिकुलर प्रेशर जाहिर सी बात है राइज करेगा तो एट्रियल प्रेशर और एट्रियल का जितना भी हमारे पास आर्ट्रियल और एट्रियम की बात है और आर्टरीज की बात है। ठीक है, इन दोनों का प्रेशर डिक्रीज करेगा, ज़्यादा वेंट्रिकल्स में होगा। एट्रियल प्रेशर बिकम्स ओवर वेंट्रिकुलर प्रेशर, तो ये एट्रियल सिस्टोल में होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में नहीं होता। बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, फॉल तो कर ही नहीं सकता ना प्रेशर। जब सिस्टोल की बात हो रही है तो प्रेशर राइज ही करेगा वेंट्रिकल्स के अंदर, तो ये दोनों ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप इज एसेंशियल फॉर स्टिमुलेटिंग सेल डिवीजन इन बोथ टी एंड बी सेल्स। यानी इन दोनों में से कौन सी हमारे पास सेल टाइप है जो कि सेल डिवीजन कॉज करती है, बी में भी और टी में भी, तो दैट्स हेल्पर टी सेल्स। जब हमारे पास हेल्पर टी सेल्स हैं ये हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, दोनों बी और टी सेल्स दोनों की जो है वो सेल डिवीजन स्टिमुलेट करवा रहे होते हैं। मेमोरी सेल्स जो है इनका कोई लिंक नहीं है, न्यूट्रोफिल्स का भी और प्लाज्मा सेल्स का भी, ये अलग चीज़ें हैं। बात उसने की है कि सेल डिवीजन कौन स्टिमुलेट करवाता है, दीज आर मोस्टली हेल्पर टी सेल्स। इनको हेल्पर टी सेल्स बोला इसी वजह से जाता है क्योंकि इनकी वजह से बाकियों की सेल डिवीजन जो है वो स्टिमुलेट होती है। The hormone when overproduced can lead to hypercalcemia and stone formation is, वो कह रहा है ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि अगर ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो तो ये क्या करवा सकता है, हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन करा सकते हैं, या एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कैल्शियम किस ग्लैंड से रिलेटेड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो कि हमारे पास क्या रिलीज़ कराता है, पैराथायरॉयड हार्मोन, तो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, फिब्रोकार्टिलेज इज फाउंड इन। अब फिब्रोकार्टिलेज कहाँ पे पाया जाता है, फिब्रोकार्टिलेज इज द टाइप ऑफ कार्टिलेज जो कि एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स में जो पाया जाता है, नी वगैरह में पाया जाता है, तो नी जॉइंट, सी विल बी द राइट ऑप्शन। ये बोन्स वाले चैप्टर में जो कार्टिलेज वाला टॉपिक है वहाँ से लिया गया। एडिशनल कैपिलरीज प्रेजेंट इन जक्स्टा मैक्सिलरी नेफ्रॉन्स टू फॉर्म अ लूप ऑफ वेजल्स आर। अब वो कह रहे हैं कि इसमें से कौन सी ऐसी हमारे पास एडिशनल कैपिलरीज हैं जो कि जक्स्टा मैक्सिलरी न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होती हैं नेफ्रॉन्स में, जो कि क्या बना रही थी, ब्लड वेजल्स। तो ये हमारे पास है वेजा रेक्टा। वी ऑल नो दैट के जो नेफ्रॉन्स के साथ एडिशनल कैपिलरीज जा रही होती है, कनेक्ट नेटवर्क से जा रहा होता है, ठीक है, उनका ब्लड वेजल्स का, तो वो वेजा रेक्टा ही कहलाता है। नेक्स्ट, वाई-लिंक्ड इनहेरिटेंस रेफर टू विच मोड ऑफ इनहेरिटेंस। वाई-लिंक्ड इनहेरिटेंस से क्या मुराद है, वाई-लिंक्ड इनहेरिटेंस अब हमारे पास क्या है, ऑब्वियस बात है एक्स वाई क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगी, यानी मेल्स के अंदर प्रेजेंट है। तो ये किस किस्म की इनहेरिटेंस है, इट्स अ स्ट्रेट इनहेरिटेंस। ठीक है, ये हमारे पास फैक्चुअल बेस्ड है जो कि इनहेरिटेंस वाले चैप्टर के अंदर एग्जैक्टली मेंशन है। वाई-लिंक्ड इनहेरिटेंस का ही उसने वहाँ पे जो है वो बाई डिग्रीज बनाना आपको सिखाया। नेक्स्ट, थिंकिंग, मेमोरी एंड वॉलंटरी एक्शंस आर मेनली कंट्रोल्ड बाय। अब विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिलेटेड टू दिस, ये आप लोग को पता होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कौन सा ऐसा पार्ट ऑफ ब्रेन है जो कि किससे रिलेटेड है, थिंकिंग से, मेमोरी से और वॉलंटरी एक्शन से। तो सारी हमारे पास जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग वाली बात है, यानी मेमोरी से बेस्ड और वॉलंटरी एक्शन, तो ये सारे हमारे पास सेरेब्रम भी कंट्रोल करता है। सेरिबेलम जो है वो बैलेंस से रिलेटेड है, पॉन्स भी उसी का एक पार्ट है हाइंड ब्रेन का, उसका भी बैलेंस के साथ ही लिंक्ड होता है। और हिप्पोकैम्पस जो है हमारे पास बेसिकली इमोशन से रिलेटेड होता है। तो ये तीनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे, हमारे पास ए विल बी द राइट ऑप्शन। वेंट्रिकुलर डायस्टोल कॉजेज व्हाट। अब डायस्टोल की बात हो रही है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल की वजह से हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास इसमें क्या होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो ऑब्वियसली बात है वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात हो रही है, सिस्टोल की बात नहीं हो रही। डायस्टोल में रिलैक्सेशन होती, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, तो येस क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जरूर होता है, लेकिन वेंट्रिकुलर डायस्टोल में नहीं बल्कि एट्रियल डायस्टोल में। ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व्स, तो डायस्टोल की बात हो रही है। ओपनिंग हमारे पास याद रखिएगा हमेशा सिस्टोल में होती है, डायस्टोल में नहीं होती। तो डी विल बी द राइट ऑप्शन, क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व्स, यानी जब हमारे पास वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगी तो क्लोज हो जाएंगे हमारे पास सेमिल्यूनर वॉल्व्स में। ठीक है, 43 which of the following statement correctly describe the organelle that is not membrane bound। अब वो कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा हमारे पास है ऐसा हार्मोन कह रही हूँ, ऐसा कौन सा हमारे पास ऑप्शन है जो कि ये बता रहा है कि ये जो ऑर्गेनेल है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टा,
ठीक है। यानी अगर प्रेजेंस क्रिस्टा होंगे तो फिर हमारे पास ये हार्मोन क्यों चढ़ा हुआ है, फिर ये हमारे पास ऑर्गेनाइल जो है वो किस टाइप का होगा, ये अब उसने पूछा। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस के अंदर वो ये कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टा, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, प्रेजेंस ऑफ डाइजेशन एंजाइम मेड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। अब इसमें वो कह रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ये बता रहा है कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनाइल नहीं है। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड जितने भी हमारे पास ऑर्गेनाइल्स होते हैं ना, उनके पास आरएनए और प्रोटीन जो है वो अपना नहीं होता है, मतलब उनका जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनाइल्स होते हैं ना, उनके अंदर अपना आरएनए और प्रोटीन होता है मोस्टली के अंदर। ठीक है, तो अगर किसी के पास अपना आरएनए और प्रोटीन नहीं है तो वो हमारे पास कौन सा ऑर्गेनाइल कहलाएगा, वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा। तो मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, सो यस डी विद द राइट ऑप्शन। जितने भी हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाइल्स है ना, वो मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन होते हैं। ठीक है, उसने यही पूछा है कि कौन सा है जो कि ये बता रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। सही है। नेक्स्ट 44, a biologically laboratory is developing gene therapy with a modified virus that infects the birds only. Which of the following category does the virus belong to? अब वो ये कह रहा है कि ऐसा एक वायरस जो है वो बायोलॉजिकल लेबॉर्ट्री में जो है वो डेवलप हुआ थ्रू जीन थेरेपी, जो कि सिर्फ बर्ड्स को ही इन्फेक्ट कर रहा है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ऑब्वियसली बात है एनिमल वायरस में आएगा, बर्ड्स को अफेक्ट कर रहा है। कहते हैं ये तो बहुत ईजी से बात। नेक्स्ट, इफ़ अ कलर ब्लाइंड लेडी मैरीज अ नॉर्मल मैन देयर चिल्ड्रन विल। अब वो ये कह रहा है, ठीक है, एक कलर ब्लाइंड लेडी है जो कि क्या करी है, एक नॉर्मल मैन से शादी कर रही है। अब कलर ब्लाइंड लेडी है तो इसका क्या मतलब है कि उसके पास दोनों जो हमारे पास उसके जो एक्स क्रोमोसोम होंगे ना, वो एज ए कैरियर भी कर रही है और वो खुद भी बेचारी कलर ब्लाइंड है। ठीक है, तो उसका बेशक हस्बैंड नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन उसके पास दोनों जीन्स जो हैं वो कौन से वाले हैं, हीमोफिलिक जीन्स है। तो ऑब्वियस ही बात है जब उनका जो क्रॉस होगा तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी वो कलर ब्लाइंड सन्स और करियर डॉटर ही बनेगी, क्योंकि दोनों के जो हमारे पास एक्स क्रोमोसोम है वो क्या है, हमारे पास हीमोफिलिक है। तो एक क्रोमोसोम तो हर बच्चे के पास जाएगा ना, ऑब्वियस ही बात है, तो कलर ब्लाइंड सन बनेगा। अब आपको पता है हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो डिजीज़ होते हैं ना, वो हमारे पास XY क्रोमोसोम यानी मेल्स के अंदर उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि मेल्स के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट हो रहा होता है। तो वो अपनी वो मदर से जब इनहेरिट करते हैं तो ऑब्वियस बात है वो कलर ब्लाइंड ही होते हैं। और डॉटर हमेशा कैरियर करती है, क्योंकि डॉटर के पास हमारे पास दो तरह के जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो एक हीमोफिलिक जीन कैरी करेगी, एक फादर से ले लेगी, तो हमारे पास वो कैरियर कहलाएगी। तो C विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एसोसिएटेड विद द कैपिलरी एक्शन एक्सेप्ट। अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर हैं वो सारे हमारे पास कैपिलरी से एक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, एडिशन भी, कोहेजन भी, सरफेस टेंशन भी, सिर्फ डेंसिटी जो है उसका कैपिलरी एक्शन से कोई लिंक नहीं है। तो B विल बी द राइट ऑप्शन। फिर वो कह रहे हैं CFTR जीन दैट इनकोड्स अ प्रोटीन विच रेगुलेट। अब वो ये कह रहा है कि जो CFTR जीन बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, सिस्टिक फिब्रोसिस, ट्रांसमेम्ब्रेन, आगे इस तरह से कुछ था इसका एब्रीविएशन, सिस्टिक फिब्रोसिस, आई डोंट रिमेंबर इट, पर ये सिस्टिक फिब्रोसिस से रिलेटेड है। ठीक है, CFTR जीन इसके एब्रीविएशन कुछ थी इस तरह से। तो वो ये कह रहा है कि ये जो CFTR जीन है कि कौन सा ऐसा प्रोटीन लेके कैरी कर रहा होता है जो कि क्या इनकोड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में देखें तो कह रहा है प्रोटीन एंड सॉल्ट। फिर वो कह रहा है नेक्स्ट शुगर एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, या लिक्विड एंड प्रोटीन। तो अब इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? तो आप लोग को पता है जिन बच्चों को या जिन पेशेंट्स को सिस्टिक फिब्रोसिस होता है तो उनके पास हमारे पास एक जो हमारी लाइक क्या कहते हैं इसको, रिस्पायरेटरी पाथ में भी जो एक म्यूकस होता है ना, वो प्रोड्यूस करने वाला जीन उनके पास नहीं होता है। तो उनके पास हमारे पास जो है वो म्यूकस प्रोड्यूसिंग जीन नहीं होते, तो उनकी जो रिस्पायरेटरी पाथवेज होते हैं उनमें वो म्यूकस एबनॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते। CFTR जीन यानी हमारे पास सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस फैक्टर जो हमारे पास कहलाता है ना, ये बेसिकली क्या है, इसमें कौन सी जो है वो प्रोटीन नहीं होती है, तो वो है शुगर एंड वाटर, सॉरी सॉल्ट एंड वाटर। जो हमारे पास है B ऑप्शन विल बी द राइट। सॉल्ट एंड वाटर जो वो प्रोड्यूस कराते हैं ना जीन, वो हमारे पास उसमें नहीं होता। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइज यूजुअली रेफर्ड एज द पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल एंड वाई। वो कह रहा है इसमें से कौन सा हार्मोन है, इसमें से कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि क्या है, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल के तौर पे काम करता है और क्यों काम करता है, ये आप लोगों ने बताना है। तो इसमें ऑप्शंस की बात करें तो गोल्जी ऑपरेटर्स बिकॉज इट रिसीव सोर्स एंड पैकेजेस मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्ट टू अदर सेल, ए ही इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि गोल्जी का ऑपरेटर्स
पोस्ट ऑफिस का ही काम कर रहा होता है, क्या करता है, रिसीव भी करता है, उसको पैकेज करता है, सॉर्ट करता है मटेरियल को और अदर पार्ट्स ऑफ द सेल में लेके जाता है, सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये पोस्ट ऑफिस वाला काम तो ना हुआ ना। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है। न्यूक्लियस सारे जो है ये हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो ब्रेन या यू कैन से कोऑर्डिनेटिंग सेंटर का काम करता है। तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ए भी हमारे पास राइट ऑप्शन होगा, दैट इज गोल्गी ऑपरेटस। विच ऑर्गेनाइज सर्व एज अ पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ और मॉलिक्यूल्स विद इन। तो ये भी हमारे पास जो है वो गोल्गी ऑपरेटस ही होता है। आंखें बंद करके पे लगा दें। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन ओल्डर वुमेन। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि जो ओल्डर वुमेन होती हैं यानी एज वुमेन्स होती हैं उनके अंदर कौन सा हार्मोन प्रेजेंट नहीं होता। अब ये वो उन वुमेन्स की बात हो रही है, जो हमारे पास यू कैन से मीनोपॉज में चली गई होती हैं या जाने वाली होती हैं, तो वो एस्ट्रोजन उनकी बॉडी में रिलीज़ नहीं होता। ठीक है, एस्ट्रोजन बेसिकली हमारे पास तब ही होता है जो उसी फीमेल इंडिविजुअल के अंदर रिलीज़ होता है जो कि एक नॉर्मल साइकिल जिसके पास होता है। तो विद एज ये साइकिल डिक्लाइन करने लग जाते हैं, तो एस्ट्रोजन लेवल ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर मस्ट कंटेन न्यूरॉन्स फ्रॉम। अब वो कह रहा है कि अगर कोई रिफ्लेक्स होगा हमारे पास, रिफ्लेक्स सेक्शन, तो उसमें से कौन सा ऐसा न्यूरॉन है जो कि लाजमी उसके पास होना चाहिए। सो दैट इज़ मोटर नर्व एंड सेंसरी नर्व। ठीक है, मोटर नर्व और सेंसरी नर्व लाजमी होगा। सेंसरी नर्व हमारे पास जो कि इनपुट लेके जाएगी, मोटर नर्व जो उसको जो है वो आगे कंडक्ट करवाएगी। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वो कह रहा है, अ कन्फर्म कोविड पेशेंट शोज वीक स्पेसिफिक इम्यूनिटी, विच कंपोनेंट इज़ मोस्ट लाइकली डेफिशिएंट इन दिस पेशेंट। वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक कोविड का पेशेंट है जो कि शो कर रहा है कि उसके पास स्पेसिफिक इम्यूनिटी बहुत वीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके पास कौन सा सेल जो है वो डेफिशिएंट है, ये कैसे कौन सी चीज़ डेफिशिएंट है। तो वो ऑब्वियसली बात है हेल्पर टी लिम्फोसाइट उसमें डेफिशिएंट है। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स ही बेसिकली हमारी इम्यूनिटी बना रहे होते हैं। इनकी जितनी ज़्यादा अमाउंट होती है उतनी ज़्यादा हमारे पास इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स इज़ द राइट ऑप्शन। विच लिम्फेटिक स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब डाइटरी फैट्स एंड इंटेस्टाइन। अब वो ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा लिम्फेटिक स्ट्रक्चर है जो कि डाइटरी फैट्स को एब्जॉर्ब करता है इंटेस्टाइन के अंदर। तो इसमें हमारे पास जो है ऑप्शंस में वो कह रहा है, ऑप्शंस में है पायर्स, पैचेस, लैक्टिकल्स इन विलाई एंड पैंक्रियाटिक डक्ट्स, लिम्फ नोड्स। को हमेशा याद रखें हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन हमेशा लैक्टिकल्स कर रही होती हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की एब्जॉर्प्शन हो, क्योंकि ब्लड एब्जॉर्प्शन में ही हो रही है। तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन टेक्स पार्ट इन टी सेल मैच्योरेशन फॉर बोथ लिम्फेटिक एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो टी सेल जो है वो उनकी मैच्योरेशन हमारे पास थाइमस ही करा रहा होता है। तो आंखें बंद करके हमारे पास इस पर लगा दें, फैक्चुअल बेस्ड है। The part of male reproductive system that maintains the temperature for sperm production is, यानी जो sperm production के लिए जो क्या कर रहा होता है, टेम्परेचर मेंटेन कर रहा होता है, वो हमारे पास स्क्रॉटम जो ऑर्गन है वो कर रहा होता है। तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, क्रोमोसोम विच कंटेन सेंट्रोमियर एट द सेंटर, सेंट्रोमियर एट द सेल इज एट द सेंटर है यहाँ पे, आई थिंक यस। क्रोमोसोम विच कंटेन सेंट्रोमियर एट द सेंटर इज कॉल्ड व्हाट। अब क्रोमोसोम की जो टाइप्स हैं वो आप लोग को पता होंगी। तो इसमें उसने पूछा है कि ऐसे क्रोमोसोम जो कि सेंट्रोमियर जिसका सेंटर में होगा तो वो कौन सा हमारे पास होगा, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होगा। बी विल बी द राइट ऑप्शन। एक्रोसेंट्रिक वो होता है हमारे पास जिसका जो है वो सेंट्रोमियर होता ही नहीं है। टेलोसेंट्रिक वो होता है जिसका एंड्स पे होता है। मीजोसेंट्रिक जिसका हमारे पास एक का एंड पे होता है, राइट एंड पे थोड़ा से राइट साइड पे कट होता है। तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। After liver transplant, doctor suppresses the T lymphocyte activity in patient. Why? अब वो कह रहा है कि एक पेशेंट जो है उसमें लिवर ट्रांसप्लांट हुआ तो उसके बाद डॉक्टर उसकी जो है वो टी लिम्फोसाइट की एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि हमारा जो हमारे पास जब ट्रांसप्लांट होता है ना तो टी लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम के होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम उस ग्राफ्टेड टिशू को या वो टिशू जो कि हमारे पास बाहर से आया होता है ट्रांसप्लांटेड टिशू को, वो जो है ना वो उसको फॉरेन एंटीजन कंसिडर कर लेता है और वो उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। तो ऑब्वियसली बात है इन द एंड पेशेंट को हार्म होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास उस एक्टिविटी को जो है वो सप्रेस करवाने के लिए टी लिम्फोसाइट्स को जो है वो सप्रेस कराए थे यूजिंग मुख्तलिफ जो हमारे पास होती हैं मेडिसिन जिनमें साइक्लोस्पोरिन बहुत ज़्यादा दी जाती हैं ऐसे पेशेंट्स को। तो उससे क्या होता है, सो दैट ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको रिजेक्ट ना करे और उस ग्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करना ना स्टार्ट कर दे। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वो कह रहा है कि बाइंडिंग साइट फॉर सबस्ट्रेट ऑन एन एंजाइम इज, तो बहुत ईजी सी बात है, एक्टिव साइट है। सबस्ट्रेट हमेशा एक्टिव साइट पे आके बाइंड करता है। अब यहाँ एलोस्टेरिक साइट भी बच्चे लगा देंगे ये सोच के कि यार एक्टिव साइट बहुत बेसिक है। तो नहीं, आप क्वेश्चन की सिचुएशन को देखिए, उससे ये नहीं पूछा कि बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर। अगर वो पूछे बाइंडिंग साइट फॉर इनहिबिटर तो फिर आप एलोस्टेरिक साइट लगाएंगे। यहाँ पे उसने पूछा है बाइंडिंग साइट ऑफ सबस्ट्रेट तो आप एक्टिव साइट लगाएंगे।
हाउ डू द किडनीज कॉन्ट्रीब्यूट टू मेन नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल। वो कह रहा है कि हमारे पास नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में किडनीज किस तरह से जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारे पास किडनीज क्या कर रहे होते हैं, हमारी किडनीज क्या कर रहे होते हैं, कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और विटामिन डी को जो है वो एक्टिवेट कर रहे होते हैं। बी विल बी द राइट ऑप्शन। कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जब वो रीअब्जॉर्प्शन वाला पूरा प्रोसीजर हो रहा है तो आपको करना पड़ा है रीअब्जॉर्प्शन बाय टिट्यूब्यूल वाला, तो जब वो हो रहा होता है हमारे पास, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन विल बी द राइट। इस तरह से किडनीज हमारे क्या कर रहे होते हैं, कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड इन प्लांट्स वाइडली यूज्ड इन पेपर एंड द सोर्स ऑफ डायरेटरी फाइबर फॉर ह्यूमन इज। अब वो कह रहा है कि हमारे पास मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड इन प्लांट कौन सा है जो कि पेपर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और डायरेटरी फाइबर ह्यूमन के अंदर भी इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास जो है वो कौन सा ऑप्शन होगा, सेलुलोज होगा। ठीक है, डी विल बी द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि काइटिन हमारे पास जो है, काइटिन हमारे पास जो है वो क्या है, फंजल जो सेल वॉल होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोजन की बात करें तो वो एनिमल स्टार्च के तौर पे काम करता है, उसका डायरेटरी फाइबर के साथ लिंक नहीं है। उसने ये पूछा है पेपर प्रोडक्शन, तो पेपर प्रोडक्शन में हमारे पास सेलुलोज यूज़ होता है और डायरेटरी सोर्स के तौर पे हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर फाइबर की फॉर्म में भी इस्तेमाल होती है। तो सेलुलोज विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस। ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इस पास पेपर के 60 MCQs हो चुके हैं ऑलमोस्ट 60 मिनट्स के अंदर ही। तो अब नेक्स्ट वाले जो पार्ट होगा उसके अंदर फिर अगले 60 करेंगे, उससे नेक्स्ट में अगले 60 करेंगे। 3 पार्ट्स के अंदर मैं ये प्रॉपर पूरा जो है वो आपको कवर करवा दूँगी। सो कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये भी मैंने सितंबर MD-CAT का पास पेपर 2025 का करवाया है। कोई कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में पूछ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।